मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो वीडियो है ये फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग है। ओके, इसमें हम बात करना चाहते हैं कि व्हाई आर द फ्लाइट्स सो एक्सपेंसिव दीज डेज। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, कंसर्निंग है जितना आप लोगों के लिए है। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और सर्च करते हैं ऑनलाइन तो देखते हैं कि प्राइसेस जो हैं एक टिकट की रिटर्न फेयर 50-60,000, 70,000, 90,000 ऐसे हैं। मतलब देख के मूड ख़राब हो जाता है। कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन जो मतलब आप न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे उसमें कहते हैं कि 25 से 30% जो है ऑन एन एवरेज फ़्लाइट के अंदर जो है चढ़ाव देखा गया है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि 25-30% नहीं, ये 60%, 70% तक जा रहा है। मैं इस वीडियो को उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मतलब कि जब जाना चाहते हैं तब वो अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकें और उस वक्त उनको क्या रेट मिलता है, रादर देन कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप अब नहीं तो 2 महीने या 6 महीने बाद चले जाएंगे क्योंकि फ़्लाइट सस्ती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं जो लोग जब जाना चाहते हैं वो जा सकें, राइट। अब अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक फैक्टर तो ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा एकदम सर्ज आया है एकदम से, राइट। एयर ट्रैवल के अंदर सर्ज आया है, लोग विज़िट करना चाहते हैं। दूसरे कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि फ़्लाइट कैंसिलेशन का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, और किस तरीके से फ़्लाइट के फेयर्स बढ़ा दिए जाते हैं, फिर ऊपर से फ़्लाइट कैंसिल की जाती हैं। एयरलाइन कंपनीज जो हैं अपना प्रॉफिट देखती हैं, कॉस्ट जो है अपनी पूरी करती हैं, निकालती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द ट्रैवल मैन। अभी मैं रिसेंटली फ़्लाइट की प्राइसेस चेक कर रहा था, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मलेशिया से, मालदीव से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, टर्की से, जापान से। प्री पैंडेमिक टाइम में अगर आप जाएं तो मलेशिया की टिकट जो मैंने ली थी वो ली थी 15,000 की रिटर्न फ्लाइट पर। मालदीव्स की ली मैंने कुछ 19,000 की। थाईलैंड की मैंने जब पहला ट्रिप मारा था अपना तो 13,000 रुपये की रिटर्न टिकट ली थी। सिंगापुर की टिकट कुछ 17 से 19,000 के बीच में थी। टर्की की अगर मुझे याद है मतलब 2019 के अंदर इसकी प्राइस थी रिटर्न फ्लाइट की 26,000। जापान की थी कुछ 36,000। जब पोस्ट पैंडेमिक की बात आती है तो इनके प्राइसेस किस तरीके से बढ़े आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो 25,000 की फ़्लाइट हो गई जो 15,000 की फ़्लाइट थी। मतलब मलेशिया की फ़्लाइट 15,000 से 25,000 की सीधी हो गई। मालदीव्स की 19,000 से 26,000 बढ़ी। थाईलैंड की 13,000 से 32,000 बढ़ी। फिर सिंगापुर की 19,000 से लेके, चलो मैं थोड़ा हायर साइड पर लेके चलता हूँ, लेकिन 19,000 से 32,000 तक गई है। टर्की की फ़्लाइट 26 से 52,000 तक गई है। और जापान की जो फ़्लाइट है वो 36,000 से 60,000 तक भी गई है। तो मैं जैसे पहले बात कर रहा था आपसे कि जो मैं ये वीडियो है उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि खासकर जब लोग जाना चाहते हैं तब जा सकें। नॉट कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपको 4-6 महीने बाद रुक के भी आप जा सकते हैं तो आपको फ़्लाइट सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, इस फैक्टर को देखें जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर 60% का इंक्रीज़ गया अगर मलेशिया की फ़्लाइट्स की बात करूँ। फिर मालदीव्स की फ़्लाइट्स की बात करूँ 73% का इंक्रीज़ गया है यहाँ पे। थाईलैंड की फ़्लाइट्स की बात करूँ 40% का गया है, ठीक है। फिर सिंगापुर की बात करूँ 59% का जो है ग्रोथ किया है यहाँ पे। और टर्की की बात करूँ तो 50% बढ़ी है फ़्लाइट्स ऊपर और 60% बढ़ी है जापान के केस के अंदर, ठीक है। अब अगर ये फ़्लाइट्स नॉर्मल आती हैं तो ये कब आएंगी? जब मलेशिया की फ़्लाइट 40% कम से कम गिरेगी तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है। अगर मालदीव्स की फ़्लाइट 26% नीचे आती है तो हम कहेंगे नॉर्मल है। अगर थाईलैंड की फ़्लाइट 59% नीचे अगर आती है, लगभग 60% नीचे आती है तो हम कहेंगे नॉर्मल है। और अगर सिंगापुर की फ़्लाइट की बात करें, अगर ये 40% आती है तो हम कहेंगे नॉर्मल है। और 26,000 की जो फ़्लाइट थी टर्की की, अगर वो 50% नीचे गिरती है, मतलब 52,000 की इस वक्त है, और अगर वो 50% गिरती है तो हम कहेंगे नॉर्मल है। जापान के केस में आप देख सकते हो कि अगर फ्लाइट में गिरावट आती है 60% की तो देन हम कहेंगे कि वो नॉर्मल है। ऑलराइट, तो ये तो मैंने कुछ डेटा सा निकाला था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, हम यही रोज़ सुन रहे हैं, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, लेकिन फ़्लाइट्स क्यों इतनी एक्सपेंसिव है? तो वही बात कि पहली चीज़ तो ये जो फ़्लाइट के प्राइसेस हैं, राइट। चाहे आप कॉमोडिटी लें
या फ्लाइट्स की बात कर लें, सब जो है दोज आर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मैं ये कहना चाहूँगा। पैंडेमिक के दौरान जो फ़्लाइट की प्राइसेस थे बहुत गिरे थे और साथ ही साथ डिमांड भी बहुत ड्रास्टिकली गिरी थी। लेकिन 2022 के अंदर वी हैव सीन पैसेंजर नंबर्स एंड फ्लाइट डिमांड गोइंग अप ड्रास्टिकली। अब you know, but with this dramatic increase in demand and the usual summertime demand, जो अभी अब तो खैर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक until अगस्त या अक्टूबर तक आप कह लीजिए, the airlines could not live up to expectations and showed a very low performance, ठीक है, and there are genuine valid reasons for it, ठीक है। तो वो reasons क्या हैं वो हमने देखने हैं इस वीडियो में। मैं समझता हूँ कि you know, I think the demand is more substantial than anticipated and more people are willing to travel। इसलिए सप्लाई साइड की अगर मैं बात करूँ, अगर 2019 से हम कंपेयर करें 2022 को, तो 15% लेस कैपेसिटी एयरलाइंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त। क्या रीज़न है उसका रीज़न ये है कि जो उनकी फ्लीट है उन्होंने रिड्यूस कर दी, हवाई जहाज़ जितने भी लीज पे थे वो वापस बेच दिए या खड़े हुए हैं, दे नीड मेंटेनेंस, लेकिन पैसा नहीं मेंटेनेंस के लिए। फिर आगे आती हैं स्टैंडर्ड फैक्टर्स। सीज़न सबको पता है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, कि जब न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, राइट, थैंक्स गिविंग आ जाता है, जो भी फैक्टर्स हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन ग्लोबल फैक्टर्स, ठीक है। ग्लोबली ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप देखें, ऑफ सीज़न में प्राइसेस गिरते हैं, लेकिन सीज़न में तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। नाउ इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट रीज़न, ठीक है, आप कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं जा रहे, थैंक्स गिविंग देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, न्यू ईयर देखने के लिए नहीं जा रहे, इवन देन यू हैव टू बेयर द प्राइसेस। फिर जो जेट के फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज के अंदर एयरलाइंस की कॉस्ट पे इम्पैक्ट करते हैं। वो फ्यूल है तो जहाज़ उड़ेगा, और आज की डेट में फ्यूल प्राइसेस बहुत आगे हैं। क्या रीज़न है? बहुत सिंपल है। एक तो पहली चीज़ कि पीपल वांट टू ट्रैवल मोर एंड मोर। लोग काम के लिए जा रहे हैं अब, ठीक है, कोई लेजर के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, नॉट जस्ट फॉर लेजर, ठीक है। और क्या हो रहा है इससे कि जो इमीडिएट ऑयल सप्लाईज हैं वो एक इशू बन गई है अपने आप में। तेल की कमी नहीं है, लेकिन इमीडिएटली प्रोवाइड करना ऑयल को इस राइजिंग डिमांड के लिए, मोर एंड मोर फ्लाइट्स के लिए, वो मुश्किल हो रखा है इस वक्त। सबसे बड़ा जो फैक्टर है, गोज विदाउट मेंशन, जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, राइट। गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि रशिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं ऑयल सप्लाई को लेके, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। विद दैट रिजल्ट क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। फिर अगला फैक्टर ये है कि जो एयरलाइंस हैं, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली, दे कैनॉट फ्लाई ओवर रशिया यूक्रेन एयर स्पेस। तो जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 2 से 3-4 घंटे का मतलब फ़्लाइट ड्यूरेशन बढ़ गया, और वो बहुत लंबे रूट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, रिफ्यूलिंग के लिए भी लेवर्स किए जाते हैं, राइट। और अब क्या हो रहा है कि अगर कोई फ़्लाइट डायरेक्ट भी जानी है तो वो डायरेक्ट नहीं जा पा रही, बिकॉज वो लोग जहाँ से पैसेंजर्स उठाना चाहते हैं वहाँ से उठाते हैं। विद दैट रिजल्ट लेवर के लिए रुकना पड़ता है एक फ़्लाइट को, और वहाँ पे एयरपोर्ट के टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेबर के टैक्सेस देने पड़ते हैं, और वो कहाँ से निकलते हैं? वो आपसे निकलते हैं, राइट। और नॉट ओनली दिस, यू नो, सम एयरलाइंस इम्पोज फ्यूल सरचार्जेस, ठीक है, टू कोप अप विद राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। तो बेस फेयर्स आपने देखे होंगे कभी बढ़ जाते हैं। फ्लाइट और रूट कैंसलेशंस जो हैं ये भी सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सप्लाई जो है इज़ नॉट अप टू द मार्क, और उसकी वजह से फ़्लाइट कैंसलेशंस हो रही हैं, कियोस हो रहा है लोगों के अंदर। एक फ़्लाइट कैंसिल होती है तो लोग घबरा जाते हैं। और अगर आप 2014 से 2022 को कंपेयर करेंगे तो जितनी फ़्लाइट कैंसलेशंस अब हुई हैं उतनी कभी 2014 में हुई थी, ओके। और विद दैट रिजल्ट ऑफ कोर्स कि अगर फ़्लाइट्स कम हैं तो फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव भी होंगी। फिर लेबर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्योंकि एक भी फ़्लाइट नहीं उड़ी, ठीक है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, सन्नाटा था, और उसकी वजह से एयरलाइंस में ले ऑफ हुए स्टाफ के, ठीक है, पायलट्स के ले ऑफ हुए, और मतलब जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स हो गए, एयर होस्टेसेस हो गए,
काफ़ी हाई नंबर पे जो है उनको निकाला गया। और कुछ तो मुझे पता है केसेस पर्सनली। नाउ एयरलाइंस आर ट्राइंग टू ऐड देम बैक, तो हायरिंग चल रही है बट दे आर नॉट एबल टू हायर एनफ, द हायरिंग इज़ वेरी स्लो, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और वही चीज़ होती है कि जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल्स हो रही हैं। फिर कुछ मिडल मैन के फैक्टर्स हैं। फिर मतलब मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया ही इज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर टू थाईलैंड, और वो अभी रिसेंटली दोबारा प्राइसेस चेक कर रहे थे अपनी थाईलैंड की नेक्स्ट जर्नी की ट्रिप की, और उनको जो फ़्लाइट्स मिली रिटर्न वो ऑफ़र हो रही हैं कुछ 32,000 से 14,000 के बीच में। फिर उन्होंने देखा रैंडमली कि कुछ पैकेजेस उन्होंने देखे जो कि 32,000 के अंदर थाईलैंड का ट्रिप करा रहे हैं। वो चाहे 4 दिन का हो 5 दिन का हो, इतना ही का ही हो सकता है। और मतलब 32,000 का ट्रिप कैसे करा सकते हैं? उसके अंदर तो पैकेज के अंदर आप देखो कि फ़्लाइट के फेयर के चार्जेस भी होंगे, उसमें होटल की अकोमोडेशन के चार्जेस भी होंगे, उसमें वीज़ा के खर्चे भी होंगे, उसमें बसेस की खर्चे भी होंगे, ठीक है, टूर ऑपरेटर्स के खर्चे होंगे। फिर भी 32,000 में दे रहे हैं। परहैप्स कि वो ऐसा कर रहे हैं कि टू अट्रैक्ट पीपल, कस्टमर्स, और उसके बाद जब 32,000 का पैकेज देके लोग आएंगे तो देन डेफिनेटली वो प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं कुछ एडिशनल चार्जेस लगा के। बट फिर भी बात ये है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, क्या वो मतलब कि सस्ती फ्लाइट ले रहे हैं एयरलाइन कंपनी से? ऐसा हो सकता है कि एयरलाइंस का कोई कोटा सिस्टम हो जिसके अंदर जो इतनी फ़्लाइट्स है, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स हैं, जो बल्क में हैं फ़्लाइट्स, ये ट्रैवल एजेंट्स को जाएंगे, टूर ऑपरेटर्स को जाएंगे, और बाकी जो इंडिविजुअली लोग बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो फ़्लाइट उनकी साइट पे सारी अवेलेबल होती है, हर डेट की, हर टाइम की, रोस्टेड होती हैं वो। अब उसमें क्या है कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है कुछ केसेस में कि ये फ़्लाइट्स जो हैं ये टूर ऑपरेटर्स को जाएंगी, ट्रैवल एजेंसीज को जाएंगी। तो इसलिए वो लोग फ़्लाइट को फटाफट बुक कर लेते हैं, जैसे अवेलेबल होती है साइट पे वो निकल जाती हैं फ़्लाइट्स, बहुत ही लिमिटेड रह जाती हैं, फिर वो एक्सपेंसिव कर देते हैं, ठीक है। इसलिए डायनामिक होती हैं साइट्स, आपने देखा होगा कि प्राइसेस वेरी करती रहती है, ये रीज़न है इसका। आई थिंक माई पर्सनल टेक ऑन दिस इज़ दैट ट्रैवल वुड बी सूटेबल फॉर दोज हु यूज़ पैकेजेस नाउ, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रैवलर के लिए आई थिंक इट्स बिकमिंग टफ कि फ़्लाइट्स वो बुक करें अपनी, और जब वो बुक करते हैं तो इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि वो प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं, या उनके प्लान बनते बनते कैंसिल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ये लोग कह रहे थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, बट एक्चुअली द रियलिटी इज समथिंग एल्स, ठीक है। चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ऑलराइट। तो बहुत हार्ड डिसीजन लोगों को लेना पड़ेगा, और कुछ टाइम के लिए ऐसा ही चलेगा जब तक ये खासकर रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं रुकती, जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटते। फिर नेक्स्ट फैक्टर है वेदर का, विच इज़ वेरी ऑब्वियस एंड इट्स अ स्टैंडर्ड फैक्टर। यहाँ पे इस साल काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स आए हैं, सीवियर स्टॉर्म्स आए हैं वर्ल्ड वाइड, और यूएस में भी टाइफून आया है। अभी थाईलैंड में ही मैंने एक नूरू का अपडेट शेयर किया था, वहाँ पे बहुत सारी जो है फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, मतलब वेजेट की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी। और इसके अलावा फिर एक और टाइफून आई थिंक रिसेंटली अभी आना था थाईलैंड में, तो उसकी वजह से भी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, ठीक है। तो दे आर पुटिंग मोर स्ट्रेन ऑन फ्लाइट अवेलेबिलिटी एंड एयरफेयर्स, कहने का मतलब है ये। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं एयरलाइंस की बात करूँ यहाँ पे, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है फ़्लाइट प्लान। अब एक पायलट जब भी फ्लाई करते हैं उससे पहले एक फ़्लाइट प्लान तैयार किया जाता है जो उनको दिया जाता है बाद में। तो उसमें बेसिकली एयरलाइन कर क्या रहा है, उसमें वो रूट की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी एयरलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फैक्टर्स होते हैं कंसिडर किए जाते हैं, वो है पैसेंजर डिमांड फोरकास्ट, तो देखी जाती है कि कितना लोगों का इंटरेस्ट है एक डेस्टिनेशन में जाने का। फिर इसके अलावा दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी क्या एक्टिविटी, उनकी कितनी फ्लाइट फ्रिक्वेंसी है, वो कैसे देख रहे हैं बिजनेस को, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी या कॉस्ट, ठीक है। फिर एयरलाइंस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल कर रहे हैं रूट की टू लोअर द कॉस्ट एंड रीस्ट्रक्चर इट एक्चुअली। फिर इसमें वो वेदर का भी फैक्टर आ जाता है कि अगर कहीं ज़्यादा रेनफॉल है या ज़्यादा स्ट्रॉम आने वाला, तो उस रूट को एयरलाइंस जो हैं अवॉइड करते हैं। तो वो फ्लाइट प्लान का एक पार्ट है, अपने आप में एक फैक्टर है जिसे कंसिडर किया जाता है। एक्सेप्ट पैसेंजर डिमांड फोरकास्ट या कंपेटिटर एक्टिविटी कह लीजिए, या एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी कह लीजिए, राइट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसी लगी, अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप, और आई होप दिस वाज इंसाइटफुल। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को
जो है सब्सक्राइब भी करें फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज एंड फ्यूचर ट्रैवल वीडियोस। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।